हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कैरियर पावर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 की पार्ट सेकंड वीडियो को। अगर आपने यूनिट 1 की पार्ट 1 वीडियो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो गो एंड वॉच इट, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारा भी मोटिवेशन इंक्रीज़ करें। इफ़ यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट इन माय वीडियोस तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है ना कि हम यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नहीं जाएंगे, बट गारंटी है कि आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो प्लीज़ फोकस करिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कुछ 6 to 7 टॉपिक्स ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो में हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इन टॉपिक्स को समझेंगे, सारे ही टॉपिक इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप नेशनल इनकम के करते हो उनके लिए आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा पहला, डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी इसी का दूसरा नाम है इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, अब ये होता क्या है, जैसा कि सपोज करिए ये इंडिया है। इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं ये इंडिया की बाउंड्रीज़ के साथ साथ अगर लोकल लैंग्वेज में समझें तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, क्योंकि हमारी कंट्री है, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली अपनी पूरी कंट्री में घूम सकते हैं। यस और नो? तो डोमेस्टिक टेरिटरी जो होता है वो बेसिकली एक पॉलिटिकल फ्रंटायर होता है। पॉलिटिकल फ्रंटायर का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो गवर्नमेंट है, जैसे पीएम है, अभी मोदी जी की सरकार है तो पूरे इंडिया में उन्हीं की सरकार है, तो ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज के साथ घिरा हुआ है। और सेकंड कि इसके अंदर, इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। ठीक है, इसके जैसे अब यूएस जाने के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ है वो विद इन इंडिया हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो लोकल लैंग्वेज में तो इतना मोर देन इनफ है। इवन मोस्ट ऑफ लोगों को पता होता है ये हमारी डोमेस्टिक कंट्री है, वो हमारी फॉरेन कंट्री है। तो जो डोमेस्टिक कंट्री है इट इज़ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ और पॉइंट्स हैं जिसे पढ़ना ज़रूरी है, वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो बेसिकली सबको तो ये पता नहीं होता, बट हम एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, एज अ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, हमें पता होना चाहिए कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं, जबकि वो हमारी इंडिया की जो बाउंड्रीज़ हैं उसके बाहर है, बट स्टिल पार्ट है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के। तो पहला पॉइंट है, जैसा कि मैंने लिखा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स, पहला है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री। हमारी कंट्री की शिप है, हमारी कंट्री का एयरक्राफ्ट है, जिसको चलाने वाला और ऑपरेट करने वाला, चलाने वाला या उसका जो ऑपरेटर है प्लस उसका जो ओनर है, मालिक है, वो इंडियन है और वो किसी भी कंट्री में उसको चला रहा हो, ठीक है, तो भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। द सेकेंड वन इज फिशिंग एंड वेसल, ऑयल एंड एक्सेट्रा। फिशिंग वेसल में आप ये एग्जांपल दे सकते हो, जैसे होता नहीं है कि हम फिशिंग करते हैं तो हम किसी और कंट्री में इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके, अपनी कंट्री की बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके फिशिंग करने जाते हैं, फिर वहाँ से लेकर फ़िश वगैरह लेकर आते हैं। तो ये जो आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, बट आप रहोगे उसी कंट्री के जहाँ का आपका ओरिजिन है। मैं इंडियन हूँ, सपोज़ मैं यूएस में जाके फिशिंग करती हूँ, ठीक है, जो टैंक्स वगैरह हैं, जैसे होता है ना ऑयल गैसेस एंड समथिंग, तो ये अगर बाहर भी है इंडियन बाउंड्रीज से, ठीक है, बट वो पार्ट हमारा होगी क्योंकि उसको ओन करने वाला जो है वो इंडियन है। द थर्ड वन इज एम्बेसीज ऑफ अ कंट्री लोकेटेड आउट ऑफ इंडिया और अब्रॉड। एम्बेसीज बेसिकली आपने, जैसे इंडिया में दिल्ली में मैंने सीपीए एक प्लेस है, कनॉट प्लेस, वहाँ पर देखा हुआ है कि बहुत सारी एम्बेसीज होती हैं। एम्बेसीज का बेसिकली क्या मतलब है, ये एक ऑफिस होता है। जैसे आप मान लो आप फॉरेन यूएस के हो, ठीक है, और आप यहाँ, आपकी कॉमन लैंग्वेज अब तो सॉरी, अब तो आपकी लैंग्वेज जो है वो इजीली इंग्लिश जो है वो सब लोग समझते हैं, बट स्टिल अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आपके नॉर्मल लोग जो आसपास में नेबर हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते, तो हर कंट्री की एम्बेसी होती है हर कंट्री के अंदर। तो जो भी विजिटर्स होते हैं वो अपनी अपनी एम्बेसीज में जाके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं।
उनको अगर कोई अनदर कोई सपोज मीटिंग के लिए कोई प्रोफेशनल फॉर्मल काम के लिए आया है बट उसका वो काम नहीं हो रहा, तो वो जाके वहाँ मीट कर सकता है उन लोगों से अपनी एम्बेसी में, वो उस तरीके से उनको ट्रीट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में बहुत सारी एम्बेसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, ठीक है, यूके, यूएस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना, डिफरेंट टाइप की एम्बेसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, और फिर अनदर कंट्री में भी इंडिया की एम्बेसीज होंगी। बट ऐसा नहीं है कि जिस कंट्री में जिसकी एम्बेसी है वो उसी का पार्ट हो गया। इसीलिए मैंने देखो सर्कल में लिखा हुआ है कि एक इंडिया है, एक रशिया है। इंडिया में रशिया की एम्बेसी है और रशिया में इंडिया की एम्बेसी है। तो जिस कंट्री की एम्बेसी होगी वो उसी का पार्ट होगा। अगर आप एरो देख रहे हो इंडिया से, मैंने जो एम्बेसी ऑफ इंडिया की तरफ दिखाया है जो रशिया के अंदर अवेलेबल है, अगर मेरी एम्बेसी रशिया में है तो वो मेरे इंडिया का ही पार्ट है। और अगर हमारी कंट्री में जापान की, इंडिया की, रशिया की, किसी की भी एम्बेसी है तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री की पार्ट है, इंडिया का पार्ट नहीं है वो। इज इट क्लियर नाउ? द नेक्स्ट पॉइंट इज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा, ये होता है जैसे आप लाइक प्रैक्टिस करते हो ना, मिलिट्री वगैरह जो होती है, जो एक कंट्री की मिलिट्री दूसरी कंट्री के साथ जो प्रैक्टिस एंड जो उनका लाइक वो क्या कहते हैं उसे ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो दूसरी कंट्री की मिलिट्री के साथ, जैसे मान लो हम जापान जाके हम जापानीज़ मिलिट्री के साथ, हमारी जो इंडियन मिलिट्री है वो जापानीज़ मिलिट्री के साथ प्रैक्टिस कर रही है, उनका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम जापान जा रहे हैं तो हम जापान की मिलिट्री हो गए, ठीक है, या जापान की कंट्री का पार्ट हो गए। हम जिसका ओरिजिन है, हम इंडियन हैं तो हम इंडिया के ही पार्ट होंगे, हम इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। आई होप कि ये क्लियर होंगे। तो ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स थे जो ये शो करते हैं कि इसके जो नॉर्मल आप बाउंड्रीज़ के अलावा भी, आउट ऑफ द बाउंड्रीज़ भी अगर आप रहते हो तो आप इंडिया का ही पार्ट हो। डिपेंड करता है कि आपकी ओरिजिनलिटी, आप ओरिजिनेट कहाँ से हुए हो, ठीक है। तो अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। देखो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का तो नहीं है बट वो इंडिया में एग्जिस्ट करता है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। बी पॉइंट है एन इंडियन कंपनी इन लंदन। हमारी इंडियन कंपनी लंदन में एग्जिस्ट करती है तो वो उन्हीं का पार्ट है, ठीक है। द थर्ड वन इज इंडियन एम्बेसी इन जापान। अभी मैंने एम्बेसी का एग्जाम्पल दिया आपको। इंडिया की एम्बेसी जापान में हो, लंदन में हो, यूके में हो, रशिया में हो, वो पार्ट किसका होगी? इंडिया का। द लास्ट वन इज ब्रांच ऑफ एसबीआई इन नेपाल, ठीक है। एसबीआई इंडिया की बैंक है, कमर्शियल बैंक, बट वो एग्जिस्ट कहाँ करती है? नेपाल में, तो फिर वो उन्हीं की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो आई होप अब आपको ये डोमेस्टिक टेरिटरी वाला पोर्शन क्लियर होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ नहीं आता ना तो आप आगे के पॉइंट्स में तो कंफ्यूज होंगे ही, एज वेल एज आप नेशनल इनकम के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ नाउ क्लियर। तो अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ नॉर्मल रेजिडेंट। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि नॉर्मल रेजिडेंट आप किसे कहोगे, ठीक है। तो नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग पहले पढ़ते हैं। इस मीनिंग में कुछ पॉइंट्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट आप किसे बोलते हो, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशनल, मतलब एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। हु ऑर्डिनली रिसाइड का मतलब है जो नॉर्मली उसी कंट्री का पार्ट है, उसी कंट्री में रहता है, इन द कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज दैट कंट्री। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का बेसिकली मतलब होता है, देखो नीचे लिखा भी हुआ है, जो अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ही रहता है, वहीं पे उसकी अर्निंग है, मतलब वहीं से कमाता है, वहीं खर्च करता है, वहीं खाता पीता है, एवरीथिंग, मतलब जो बेसिकली जो आप अपने घर में करते हो ना, वही चीज़ वो कंट्री का पार्ट है, ठीक है। उसी कंट्री में उसका रहना, उसी कंट्री के थ्रू उसका कमाना, उसी कंट्री के थ्रू उसका फेम होना, नाम होना, सब कुछ, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट वही होता है कि हु लिव्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस अर्निंग, स्पेंडिंग एवरीथिंग इन दैट कंट्री। तो पहला चीज़ है कि इंडिविजुअल प्लस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप मैं तो हो ही सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एनजीओज हो गए या कोई बैंक हो गया, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट है हमारे लिए। हु ऑर्डिनली मतलब आराम से वो उसी कंट्री का पार्ट है, प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो शो करते हैं कि हमें लगता है कि हमारा पार्ट है बट वो हमारे पार्ट नहीं होते नॉर्मल रेजिडेंट की तरह।
तो पहला है फॉरेन टूरिस्ट। ऑब्वियस सी बात है, जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, विजिटर्स होते हैं, वो इंडिया का कैसे पार्ट हो जाएंगे? यूएस, यूके। अगर आपको ध्यान होगा 2017, मेरे को जहाँ तक याद है डेट, 2017 या 16 में एक लाइक खेलो इंडिया करके आया था ना, ओलंपिक वाला। तो बहुत सारे विजिटर इंडिया, दिल्ली इस तरीके से घूमते थे वो। तो ऐसा नहीं है कि वो अभी वो जस्ट विजिट करने आए हैं, विजिटर्स हैं वो, तो वो इंडिया का पार्ट नहीं बन सकते, वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है हमारे। ठीक है, वो जस्ट टूरिस्टर विजिटर हैं। आप लाइक अच्छे अच्छे जो टॉम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर विजिट करने बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं। ठीक है, लोग लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट है। द सेकेंड वन इज़ फॉरेन स्टाफ इन अम्बेसीज। ये जो अम्बेसीज मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि जो ऑफिसेज होते हैं, तो इन अम्बेसीज में जो काम करने वाले फॉरेन स्टाफ्स हैं इनके, ठीक है, वो भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, वो पर्टिकुलर उसी कंट्री, अब यूएस की एम्बेसी के अंदर जो काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि 100% अमेरिकन ही होंगे, हाँ एक दो हो सकते हैं कि इंडियंस भी हों, बट उनके जो स्टाफ हैं बेसिकली वो सारे हमारे उसी पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करते हैं। यूएस के एम्बेसी में यूएस के स्टाफ होंगे, तो वो भी हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। द थर्ड वन इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपको पता होगा, यूएनओ, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये उस कंट्री के ही होंगे जिस कंट्री को ये बिलोंग करते होंगे। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज कि इंडिया में अगर यूएनओ है तो इंडिया का पार्ट है, नो, ये उसी कंट्री के होंगे जिस कंट्री का ओरिजिनेटेड होगा ये। द नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सेम वही हो गया कि आप अगर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आप उसी कंट्री के बिलोंग करोगे जो आप, जैसे इंडिया में यूएनओ है, सपोज फॉर एन एग्जांपल, इंडिया में यूएनओ का ऑफिस है, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो उस कंट्री को ही बिलोंग करेंगे जिसका उनका ओरिजिनेटेड है। अगर उस ऑफिस में यूएस का कोई पर्सन काम कर रहा है लेकिन वो ऑफिस इंडिया में है, तो ऐसा नहीं है वो इंडिया का पार्ट हो गया, वो यूएस का ही नॉर्मल रेजिडेंट है। द नेक्स्ट वन इज़ बॉर्डर वर्कर। बॉर्डर वर्कर, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे दिल्ली और नोएडा जो है वो यूपी का पार्ट है, बट मैक्सिमम आप जैसे कोरोना टाइम पे अगर न्यूज़ देखते हो तो नोएडा और दिल्ली बहुत लोग रेगुलर बेसिस पे ट्रैवल करते हैं। वो रहते नोएडा में हैं बट काम दिल्ली में आके करते हैं, क्योंकि बहुत ही अटैच्ड हैं ये, मतलब लाइक जस्ट कि बाउंड्री क्रॉस करके हम नोएडा पहुंच जाते हैं। तो बॉर्डर वर्कर का बेसिकली मतलब है कि अगर कोई पर्सन बॉर्डर क्रॉस करके किसी और कंट्री में, सॉरी, किसी और स्टेट में काम करने आ रहा है, तो ऐसा नहीं है जहाँ वो काम कर रहा है वहीं का वो होगा, उसकी ओरिजिनेटेड जो है वो यूपी की ही होगी। ठीक है, तो यूपी का वो नॉर्मल रेजिडेंट है, दिल्ली का नहीं है। तो सिंपल है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हो, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जहाँ पर है, आप वहीं से बिलोंग करोगे, आप वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमारे इंडियन क्रिकेटर्स होते हैं, वो यूएस, यूके, मतलब लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ में वो क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो अगर इंडियन क्रिकेटर किसी और कंट्री में जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है। उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है या ऑर्डिनरी रिसाइड वाला जो पॉइंट है वो इंडिया का ही है। ठीक है, इंडिया से ही वो कमा रहे हैं, इंडिया में ही खा रहे हैं, किसी और कंट्री में जस्ट, और जैसे अब हमारे यहाँ फॉरेन विजिटर्स होते हैं वैसे ही वो वहाँ के लिए फॉरेन विजिटर्स हैं। ठीक है, वहाँ पे वो जस्ट फॉर प्लेइंग जाते हैं। तो अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसको हम पढ़ते हैं। पहला है इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएस। अब इंडिया की एम्बेसी है यूएस में, इंडिया की एम्बेसी जो है वहाँ पे कुछ इंडियंस काम करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट हुए। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, अभी यहाँ पे दिल्ली में यूएस की अगर एम्बेसी है, मोस्ट ऑफ वहाँ पे यूएस के ही वर्कर होंगे, बट ऐसा नहीं है कि 100% वहाँ पे यूएस के ही होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो इंडियंस भी होंगे। तो जो जहाँ से बिलोंग करता है, जिस कंट्री को ओरिजिनेट करता है, वो वहीं से बिलोंग करेगा, वहीं का वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा। तो इंडियन ऑफिशियल्स या इंडियन ऑफिसर्स जो होते हैं वो इंडियन एम्बेसी में वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिया की एम्बेसी यूएस में है, तो वो पार्ट इंडिया का ही है। द सेकेंड वन इज़ अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 3 मंथ्स। अब जापान का टूरिस्टर है, जापानीज़ कोई आया इंडिया में टूर करने, तो ऑब्वियस सी बात है वो जापान का नॉर्मल रेजिडेंट है, हमारा नहीं है, हमारे लिए तो जस्ट फॉर टूरिस्टर है एक। द थर्ड वन इज़ इंडियन क्रिकेटर गोइंग ऑस्ट्रेलिया फॉर प्लेइंग क्रिकेट मैच। सिंपल, इंडिया का क्रिकेटर है, वो ऑस्ट्रेलिया जाए, यूके जाए, कहीं भी जाए, वो है तो इंडियन ना, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। द नेक्स्ट वन इज़ फॉरेन टूरिस्ट
विजिटिंग इंडिया, अब कोई बाहर से आ रहा है, वो विजिट कर रहा है इंडिया को, तो वो इंडिया का तो पार्ट नहीं होगा, वो तो उसी कंट्री का होगा जिस कंट्री को वो बिलोंग कर रहा है, सिंपल। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आई होप आपको अब नॉर्मल रेजिडेंट के पॉइंट्स भी क्लियर हैं। तो ये जो आपके 2 पॉइंट्स हैं ना, डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस नॉर्मल रेजिडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनमें कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए प्लीज़ साथ के साथ समझिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए मेरे, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, आप लोगों में से शायद किसी को पता भी हो, बट चलिए अब डिटेल में हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। फैक्टर इनकम होता है जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके आप रिसीव करते हो, ऐसी इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके प्रोडक्शन प्रोसेस में आप उससे पैसा कमाते हो, पैसा रिसीव करते हो। और ट्रांसफ़र इनकम होता है जिसके बदले आपने कोई काम नहीं किया बट आपको फिर भी इनकम हो गई है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को यूज़ करते हो प्रोडक्शन प्रोसेस में, फिर आप पैसा कमाते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपने लैंड, लेबर, ठीक है, आपको बताए थे ना मैंने कि फैक्टर्स 4 फैक्टर्स होते हैं, उसके बदले आप रिसीव करते हो। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, इन चारों को यूज़ करके जो प्रोडक्शन प्रोसेस आपका इंक्रीज हो रहा है, इस प्रोडक्शन प्रोसेस में आप लैंड को यूज़ करते हो, लेबर लगाते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो, और अगर ओनर हो तो आपने एंटरप्राइज अपना कंपनी का नाम दिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके, दीज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन चीज़ों को यूज़ करके जो आप अर्न कर रहे हो, कमा रहे हो, दैट इज़ योर फैक्टर इनकम। और बिना किसी काम के, लाइक आपने कोई काम नहीं किया बट स्टिल आपको कुछ इनकम हो गई है, दैट इज़ योर ट्रांसफ़र इनकम। लिखा है ना, इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, जिसके बदले में आपने ऐसा कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया है, ठीक है, बट आपको इन रिटर्न जो है फिर भी इनकम हो रही है, तो उसको आप ट्रांसफ़र इनकम बोलते हो। आपको अभी बस समझने के लिए याद रखना है कि फैक्टर इनकम जो है, क्योंकि ये प्रोडक्टिव काम करके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके कमाया गया है, तो ये आपकी नेशनल इनकम प्लस डोमेस्टिक इनकम, इंडिया की इनकम जो है डोमेस्टिक टेरिटरी की, वो तो हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है, ठीक है। और नेशनल इनकम होती है कि इंडिया के अंदर जो सारे लोग रह रहे हैं उनकी इनकम, प्लस जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं वो भी तो इंडिया का ही पार्ट है, तो उनकी इनकम को भी हम ऐड करते हैं। प्लस इंडिया में जो फॉरेन विजिटर, फॉरेन टूरिस्टर, जो फॉरेनर्स जो होते हैं, जो दूसरी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट है, वो इंडिया में आके काम करते हैं, तो उनको जितना हमने पे किया वो माइनस करके जो बचता है, दैट इज़ आर नेशनल इनकम। आगे इसको डिटेल में करेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में ही फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कि फैक्टर इनकम का एग्जाम्पल है, जैसे लैंड के बदले आपको रेंट रिसीव होता है, ठीक है, लेबर को वेजेस रिसीव होती है, कैपिटल के बदले आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, और प्रॉफिट, एंटरप्राइज के बदले प्रॉफिट। तो ये सब आपके फैक्टर इनकम है। ट्रांसफ़र इनकम में जैसे ओल्ड एज पेंशन है, जैसे अभी किसी बूढ़े इंसान को पेंशन मिल रहा है, ठीक है, तो उसके बदले उसने कुछ नहीं किया, वो तो गवर्नमेंट की स्कीम है कि आपको पेंशन दिया जा रहा है। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप, जैसे अब बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, बहुत सारे लोगों को आउट ऑफ द इंडिया जाके पढ़ने का मौका मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसका क्या मतलब है, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे अपने लिए, बट आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है जिसके बदले आपने कोई काम नहीं किया है, आप स्कॉलरशिप नहीं भी मिलेगी तो भी पढ़ोगे, बट स्कॉलरशिप जस्ट फॉर मोटिवेशन होता है बेसिकली, जिसके बदले आपने कोई काम नहीं किया, आपको पॉकेट मनी मिलती है, आपने उसके लिए क्या प्रोडक्टिव काम किया, नथिंग। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफ़र इनकम। एक जस्ट फॉर आप रिमेंबर रखो, एक बॉक्स सा नीचे बना हुआ है, जो टैक्सेस हैं गवर्नमेंट रिसीव करती है, तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स जो है वो इनकम है, ठीक है। और जो वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है फर्म्स को, हाउस होल्ड्स को, ठीक है, ये एक इकोनॉमिक असिस्टेंस भी होता है, लाइक वेलफेयर मोटिव से किया जाता है, सब्सिडीज़ जो है गवर्नमेंट करती है, तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट है। तो ट्रांसफ़र पेमेंट का तो डिफरेंस नहीं, बस जस्ट फॉर नॉलेज कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफ़र पेमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो आई होप कि फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम अब क्लियर होगा। समराइज कर देती हूँ फटाफट। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके आप अर्न करते हो, और ट्रांसफ़र इनकम वो होती है जो विदाउट एनी प्रोडक्टिव काम, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया है बट आपको फिर भी पैसे मिल रहे हैं, तो वो आपका ट्रांसफ़र इनकम है। फैक्टर इनकम जो है वो आपका नेशनल इनकम एंड
डोमेस्टिक इनकम, दोनों में इंक्लूड होता है, बट ट्रांसफ़र इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, ये इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फॉर फैक्टर इनकम, एंड ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप एंड पॉकेट मनी ऑफ ट्रांसफ़र इनकम। तो उसके अलावा अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। आई होप अब विजिबल होगा, थोड़ा ग्राफिक का इशू है। ये लॉकडाउन इम्प्रूव खुलते ही मैं कुछ इक्विपमेंट्स मंगवा लूँगी, बाकी अभी इसी के साथ पढ़ते हैं। बाकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। बाकी मेरी आवाज़ क्लियर है तो वो आपको समझ आ रहा होगा। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता है इंक्रीज इन द स्टॉक कैपिटल या कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। आपका जो स्टॉक कैपिटल है, जो आपका मतलब ये कह लो कि आपकी जो जमा पूंजी है वो अगर बढ़ रही है, दैट मीन्स आप दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन। एग्जाम में सिनोनिम्स को यूज़ करके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर कि सिनोनिम्स किसे कहते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो लाइक आप इन्वेस्टमेंट किसे कहते हो? जैसे आपने बिल्डिंग बनाई, ठीक है, तो आपकी जो जमा पूंजी है वो कन्वर्ट होगा किस में? बिल्डिंग बनाने में। तो बिल्डिंग तो बढ़ रही है ना, वो तो बन रही है, इंक्रीज हो रहा है आपका, तो दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट। आपका जो स्टॉक है, इन्वेंट्री का स्टॉक है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ योर ऑल्सो योर इन्वेस्टमेंट। तो ये सब जो है वो इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। बट इन्वेस्टमेंट के अंदर दो मेजर हेड हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जैसा कि 11th स्टैंडर्ड में आपने ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ा था। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ठीक है, और नेट का मतलब होता है यहाँ पे कि ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन, जिसको अभी आगे इसी पेज पे कवर करेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी ग्रॉस समझते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक टोटल इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब होता है कि आपने जितना फिक्स्ड एसेट्स को में इन्वेस्ट किया प्लस आपने जितना करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया। मतलब फिक्स एसेट्स बनाने में, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग तुम्हारी फिक्स एसेट्स है, तो आपने इन्वेस्टमेंट किस में की है? बिल्डिंग में। अगर उसी के साथ आपने इन्वेंट्री में जैसे इन्वेस्ट किया है तो वो आपका करंट एसेट है। इन दोनों को अगर टोटल कर दोगे तो दैट इज़ योर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री इन इन्वेस्टमेंट जो है उसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये याद रखना है आपको आगे के लिए। तो इन दोनों का फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट की जो इन्वेस्टमेंट है, अगर इन दोनों को टोटल कर दें तो वो हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ऑब्लिक आप उसे टोटल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। और नेट इन्वेस्टमेंट का बस डिफरेंस ये है कि जो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, जो आपने टोटल लगाया है फिक्स्ड प्लस करंट का, उसमें से बस डिप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो आप नेट इन्वेस्टमेंट पे पहुंच जाते हो। जैसा कि नीचे मैंने ए प्लस बी करके शो किया है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में ए प्लस बी, ए फॉर फिक्स एसेट्स, बी फॉर इन्वेंट्री, इन दोनों को टोटल कर दो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस, ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को प्लस किया ए प्लस बी, माइनस कर दिया डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन क्या होता है? आई होप कि कॉमर्स के स्टूडेंट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। 11th में आप डिटेल अकाउंटेंसी में पढ़ के आए हो, वहाँ पे आप डिप्रिसिएशन लेस कर देते हो। तो ये आपका है इन्वेस्टमेंट। तो आगे बढ़ते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज़ ध्यान से समझना। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का सिंपल मीनिंग क्या है कि आपकी जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू है अगर वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वो टाइम के साथ डिक्रीज होते हैं। आप मशीनरी आज लगाई, यूज़ करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी, उसकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ जो है वो डाउन हो जाएगी। यूज़ करोगे तो यूज़ करते करते उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो डेप्रीसिएशन होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू। क्यों होता है? रीजंस मैंने नीचे लिखे हुए हैं ना, देखो। रीजन ऑफ डेप्रीसिएशन, नॉर्मल वियर एंड टीयर, मतलब छोटी मोटी टूट फूट हो गई। पासेज ऑफ टाइम, टाइम जो है वो पास होता है, चाहे आप उसको यूज़ करो ना करो, वो टाइम के साथ साथ जो है वो बेकार हो जाती है, उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है। द थर्ड वन इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है ना, आप मतलब टाइम के साथ साथ अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप नहीं रहोगे ना, तो एक टाइम के बाद आप भी आउटडेटेड हो जाओगे। ह्यूमन बींग्स भी, अगर हमें भी टेक्नोलॉजी से दूर रहने की आदत है, हमें नहीं करना, ये नहीं यूज़ करना, वो नहीं यूज़ करना, आपको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, तो एक टाइम के बाद हम लोग भी आउटडेटेड हो जाते हैं। जब ह्यूमन बींग्स आउटडेटेड हो सकते हैं तो मशीनरी तो डेफिनेटली आउटडेटेड होगी। तो ये 3 रीज़न है कि डेप्रिसिएशन क्यों होता है, आपके फिक्स एसेट्स जो हैं उनकी वैल्यू क्यों कम होती है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में।
किसी भी वर्ड के प्रीफिक्स में आगे अगर ग्रॉस लिखा है, अगर आपको उसको नेट में कन्वर्ट करना है तो आपको माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे अब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में अगर मैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में डिफरेंस देखूँ तो सिर्फ डेप्रिसिएशन है, बट अगर हम अकाउंट्स के टर्म्स में देखें तब तो वो सेपरेट चीज़ है। तो ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस से नेट पे आना है तो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस पे जाना है तो ऑब्वियस सी बात है प्लस कर दो डेप्रिसिएशन। ये बॉक्स में आप देख रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आगे देखो, अभी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस तो आपको पता चल गया। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिसके लिए किसी ने सोचा नहीं होता। जो नेचुरल कैलेमाइट्स होती है ना, लाइक भूकंप आ गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, तो ये इससे आपका क्या होता है, आपका छोटा मोटा लॉस नहीं होता, इसी को आप कैपिटल लॉस बोलते हो कि आपकी पूरी पूरी बिजनेस, पूरा पूरा घर, हाउस, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग, वो सब लॉस हो जाता है, तो उसको आप कैपिटल लॉस बोलते हो। ठीक है, तो ये बस जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया आप लोगों से। अब डिप्रिसिएशन के कुछ और भी नाम हैं। ठीक है, जैसे करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस, कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट्स या फिक्स्ड कैपिटल। तो ये सब नाम जो है वो आपके नेशनल इनकम के क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। तो वहाँ पे हम सोचते हैं डिप्रिसिएशन चाहिए क्योंकि हमें ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, बट हमें डिप्रिसिएशन के और नाम पता ही नहीं है। ठीक है, तो अब आई होप कि अब आपको पता होंगी, ये कंप्लीट नोट्स हैं, इसके बाहर आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आई होप नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन इज क्लियर। अब इसके बाद हमें पढ़ना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये बेसिकली डिफरेंस बिटवीन होता है इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज़। अब इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़, ये मुझे नहीं लगता आप लोगों में से कोई भी ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आप सामान खरीदते हो उसके ऊपर हम हर इंसान टैक्स पे कर रहा है, दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको आज हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। पहले तो और भी टैक्सेस होते थे, वैट वगैरह, सीएसटी वगैरह लगते थे, बट अब हम सिर्फ और सिर्फ जीएसटी पे करते हैं क्योंकि ये अम्ब्रेला टैक्स है। इसने सभी टैक्स को रिमूव करके एक सिंगल टैक्स को इंट्रोड्यूस किया है। इंट्रोडक्शन कब हुई थी जीएसटी की? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको पता है तो सब्सिडीज़ क्या हैं? अब सब्सिडीज़ बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो हमारे हाउस होल्डर फर्म्स को देती है। ये जस्ट वेलफेयर मोटिव होता है इसका, और इसी को हम फाइनेंशियल और इकोनॉमिक असिस्टेंस भी बोलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम एलपीजी सिलेंडर को कंसीडर कर सकते हैं। जो एलपीजी सिलेंडर है वो सब्सिडाइज रेट पे हम लोगों को मिलता है, जो नॉर्मल फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स होते हैं। तो आई होप कि एनआईटी का जो फॉर्मूला होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को शॉर्ट में हम एनआईटी बोलते हैं, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम एनआईटी बोलते हैं। अब मैंने सिंगली आपको बता दिया है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और सब्सिडीज़ क्या होती हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, उसके बाद हमें इसमें एक और कंसेप्ट पढ़ना है, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। सपोज आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, आपने एक ट्राईपॉड बनाया है जिसकी कॉस्ट आई है 1000 रुपये। ठीक है, अब 1000 रुपये में तो आप नहीं बेचोगे, सिंपल। आपने उस पर जीएसटी सपोज ऐड किया, जीएसटी लग के कितने का हो गया वो? 1100 रुपये का, क्योंकि 10% रेट है उसका जीएसटी का। ठीक है, तो जीएसटी की जो कॉस्ट है 100 रुपीज़, वो ऐड होके 1100 रुपये का आपका ट्राईपॉड हो गया, जो कि आपने नोटिस अगर किया हो, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज करने से किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किया जाता है, और सब्सिडीज़ जो हैं वो अलाउ की जाती हैं। तो चार्ज कोई चीज़ अगर आपके ऊपर किया जाएगा तो उससे कॉस्ट इंक्रीज होती है, और अगर अलाउ किया जाता है तो उससे कॉस्ट डिक्रीज होती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया 100 रुपीज़, तो हो गया 1100 रुपये का। ठीक है, अब इसी ट्राईपॉड पे गवर्नमेंट ने 50 रुपीज़ का, ठीक है, तो 50 रुपीज़ का जो सब्सिडी है वो वेलफेयर मोटिव के लिए है। तो प्राइस जो है अब ट्राईपॉड का वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जो 1100 रुपये का ट्राईपॉड है, इनडायरेक्ट टैक्स लगने के बाद उसमें से 50 रुपीज़ लेस कर दो, क्योंकि वो 50 रुपीज़ गवर्नमेंट पे कर रही है, आपको नहीं पे करना। ठीक है, तो अब एक्चुअल जो कॉस्ट है ट्राईपॉड की वो कितनी हो गई? 1050 रुपये, सिंपल। तो आपका जो, आपने अगर एक चीज़ नोटिस की है, तो इनडायरेक्ट टैक्स से आपका कॉस्ट इंक्रीज़ होता है और सब्सिडी से आपका कॉस्ट डिक्रीज़ होता है, सिंपल, इतना ही याद रखना था। अब आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है इसी में, फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट होता है अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द
प्रोडक्शन प्रोसेस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड को यूज़ करके आपको रेंट पे करना पड़ रहा है, ठीक है, ये आपकी फैक्टर कॉस्ट है। लेबर आपने लगाया, उसके लिए उनको वेजेस पे करना पड़ रहा है, ठीक है। आपने किसी पर्सन ने आपके फॉर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया या आपने भी किया है, ठीक है, तो आपको उसके बदले इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो ये सब आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। इनको यूज़ करके आपने अपना प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ किया, तो इसी को आप बोलते हो फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस बेसिकली होता है कि जिस प्राइस पे आपका गुड्स जो है वो मार्केट में बेचा जा रहा है। तो अगर मैं इसी ट्राईपॉड के एग्जांपल से बताऊं तो 1000 रुपीज़ जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यस और नो। तो इतनी कॉस्ट आई है आपको ट्राईपॉड को बनाने में, तो दैट इज़ योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 1000 रुपीज़। मार्केट प्राइस क्या है? एक्चुअल मार्केट रेट क्या है जिसमें वो बेच रहा है सामान? 1050 में, क्योंकि 1100 रुपये का तो वो जीएसटी लगने के बाद हुआ, बट उस प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको सब्सिडाइज कर दिया, 50 रुपये की छूट मिल गई। तो एक्चुअल जो मार्केट प्राइस होगा वो 1050 रुपीज़ होगा। तो आई होप कि आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस अब क्लियर होगा। तो ये टेबुलर फॉर्म में आपको याद रखना है। अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो मुझे माइनस करना होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालोगे? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। और फैक्टर कॉस्ट से अगर हमें मार्केट प्राइस पे जाना है तो सेम प्रोसेस है, प्लस NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या करना है? सिंपल, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू बोलो, फैक्टर कॉस्ट में हम प्लस कर देंगे NIT, तो हम मार्केट प्राइस पे पहुंच जाएंगे। और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आई होप अब ये इनडायरेक्ट टैक्स वाला, नेट इनडायरेक्ट टैक्स वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। तो हमारा एक लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि टोटल कितना इनकम हमने अब्रॉड से कमाया। तो डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारे जो भी इंडियंस हैं जो किसी और कंट्री में रहते हैं, उन्होंने जितना इनकम रिसीव किया प्लस उसमें से माइनस कर देंगे जितने लोग इंडिया में फॉरेनर्स हैं, ठीक है। अब देखो, मैं सपोज वी आर इंडियंस, अगर हम US में जाके काम करते हैं तो हमारी इनकम तो इंडिया की नेशनल इनकम में ऐड होगी, सिंपल। लेकिन अगर कोई US का पर्सन इंडिया में काम कर रहा है, ठीक है, तो उसकी इनकम भी तो ऑब्वियस सी बात है US की नेशनल इनकम में ऐड होगी। तो जितना हमने बाहर से कमाया माइनस जितना हमने बाहर के लोगों को पे किया जो इंडिया में काम कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये बेसिकली पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डोमेस्टिक इनकम तो जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनकी हो गई, प्लस नेशनल इनकम में वो तभी कन्वर्ट होती है जो इंडिया के जो भी लोग जिस भी कंट्री में हैं उन सबकी नेशनल इनकम में, उन सबकी इनकम भी अगर हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दें तो वो हमारा नेशनल इनकम बन जाता है। तो ये आप टेबल सा देख रहे होंगे कि डोमेस्टिक इनकम से अगर आपको नेशनल इनकम पे जाना है तो आपको प्लस करना होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेट है, नेट का मतलब होता है जितना हमने पैसा रिसीव किया बाहर की कंट्रीज से माइनस जितना हमने बाहर वाले लोगों को पे किया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को नेट बोलते हो आप, ठीक है। जैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स था, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का डिफरेंस था, इसीलिए वो नेट था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक इनकम से अगर आप नेशनल इनकम पे आ रहे हो तो प्लस करते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और अगर आप नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे आ रहे हो तो आप माइनस करते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब एक क्वेश्चन है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। ये कब होगा? सिंपल, पॉजिटिव कब होगा कि हमने ज़्यादा, जैसे मान लो हमारी कंट्री के 2 लोग US में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है दोनों की मिला के, ठीक है। और जो US के 2 पर्सन है वो इंडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सैलरी हम 80,000 रुपीज़ दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम नेट देखें तो 1 लाख माइनस 80,000 होगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज़ मतलब हम ज़्यादा कमा रहे हैं और कम पे कर रहे हैं, तो हमारी जो नेट फैक्टर इनकम है वो पॉजिटिव है 20,000। तो अर्निंग ज़्यादा है और पे कम कर रहे हैं, तो अर्निंग इज़ ग्रेटर देन पेड, तब हमारा जो नेट फैक्टर इनकम होगा वो पॉजिटिव होगा। अब सेकंड है नेगेटिव कब होगा? जब हम पे ज़्यादा कर रहे हैं। यहीं पे ऑपोजिट कर दो एग्जांपल, जो इंडियंस हैं उनकी सैलरी है 50,000 और जो हमारी कंट्री में US के लोग काम कर रहे हैं उनको हम दे रहे हैं 80,000, तो जो पे ज़्यादा करना पड़ रहा है ना 30,000, तो वो जो 30,000 का जो एक्सेस अमाउंट हम पे कर रहे हैं दैट उससे हमारा जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो नेगेटिव हो जाएगा। और ज़ीरो कब होता है कि जितना पे किया उतना ही रिसीव किया, 1 लाख रुपीज़ पे किया, 1 लाख रुपीज़ रिसीव किया,
तो जो डिफरेंस हो जाएगा वो ज़ीरो। तो सिंपल, तो नेट फैक्टर इनकम जो है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे नीचे डोमेस्टिक इनकम में प्लस करते हैं अगर हम NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हम नेशनल इनकम पे पहुंच जाते हैं। NFIA कैसे निकालते हैं हम कि फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट विच इज़ हु लिव्ड इन आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर रहते हैं बट इंडिया के हैं, इंडियन हैं वो, तो उनकी जो भी इनकम होती है उसको प्लस करते हैं, माइनस इंडिया में जो नॉन रेजिडेंट है मतलब जो दूसरी कंट्री के रेजिडेंट है जो इंडिया से पैसे कमा रहे हैं उनको माइनस करेंगे क्योंकि हम उन्हें पे आउट कर रहे हैं। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होता है उसी को आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हो। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, चाहो तो आप ध्यान से देख लो। आपकी डोमेस्टिक इनकम सपोज 700 करोड़ से सॉरी आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है। और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है मतलब आपकी कंट्री के जो इंडियंस हैं वो US में काम कर रहे हैं तो उनको 500 करोड़ रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं। और आपकी कंट्री में जो नॉन रेजिडेंट है जो US के लोग हैं वो काम कर रहे हैं उनको 100 करोड़ आप दे रहे हो। तो सिंपल इससे आप नेशनल इनकम कैसे निकालोगे? डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। NFIA स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। 700 करोड़ प्लस 500 हमें रिसीव हो रहे हैं माइनस 100 करोड़ रुपीज़ हम पे आउट कर रहे हैं। तो सिंपल इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 400। तो टोटल हमारी नेशनल इनकम हो जाएगी 1100 करोड़ मीन्स 1100 करोड़। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि आपकी सपोज डोमेस्टिक इनकम 1000 करोड़ है, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप अर्न कर रहे हो 200, मतलब आपकी कंट्री के जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको 200 करोड़ रुपए रिसीव हो रही है। और आपकी कंट्री के अंदर जो नॉन रेजिडेंट रह रहे हैं जो दूसरी कंट्री के लोग हैं आप उन्हें 300 करोड़ पे कर रहे हो। तो आप देख रहे हो आप पेमेंट ज़्यादा कर रहे हो तो आपका जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आप 200 माइनस 300 करोगे तो माइनस का 100 होगा, मतलब आप एक्सेस पे कर रहे हो। तो आपका जो नेशनल इनकम होगा वो 900 करोड़ हो जाएगा। तो सिंपल, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हमारी वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।